नेक्स्ट हम आ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ, लेकिन इसका पूरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कैश फ्लोज बेसिकली कवर किया जाता है एज इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेन टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक हमने टॉपिक कवर किया द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा है उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी एनालिसिस, जिसमें हमारा टास्क क्या होगा। हमारा टास्क ये एवेल्युएट करना होगा कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस या पोजीशन कैसी है। अब पूरी की पूरी कंपनी सही हो जरूरी नहीं, पूरी की पूरी कंपनी हर एरिया में गलत हो जरूरी नहीं। ऐसा मुमकिन है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो और किसी पर्टिकुलर एरिया में कंपनी मार खा गई हो। एक जनरल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की तरफ से होता है वो ये होता है कि वो चंद रेशोज या चंद कमेंट्स उस क्वेश्चन से पिक करता है और जहन बना लेता है कि कंपनी का बेड़ा गर्क है, बेकार, और वो एग्जामिनर को सिर्फ वो नेगेटिव चीज़ ही परसीव करके बता रहा होता है। ये तो एग्जामिनर आपको डेलिबरेटली दिखाता है। थोड़ा सा याद करो भाई, एक होते हैं फेवरेबल वेरिएंसेस, एक होते हैं एडवर्स वेरिएंसेस। क्या फेवरेबल वेरिएंस हमेशा अच्छे होते हैं? नहीं होता ना, एंड वाइस वर्सा। और एडवर्स वेरिएंस हमेशा बुरा तो नहीं होता। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट, कि प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ गया और आप तालियां बजाने नहीं खड़े हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि अगर प्राइस वेरिएंस एडवर्स है मतलब चीप क्वालिटी खरीदा हो, ऐसा हो सकता है, जिसका हम नॉक ऑन इफेक्ट चेक करते हैं यूजेज वेरिएंस के ऊपर और वाकई में पता चलता है कि वेस्टेज बहुत ज्यादा हुई है। तो एक चीज जो अच्छी दिख रही है वो अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। फनी वीडियो चली थी ना काफी टाइम पहले, एक बंदा माथली में खड़ा हुआ, एहतजाज में, सिंधी में वीडियो आती है, वो एहतजाज में खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने अपने पार्टी के बिहाफ पे गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि मादली के अंदर नादरा ऑफिस नहीं है, तो यहां नादरा ऑफिस होनी चाहिए, यहां इतने लोग रहते हैं। अब एहतजाज चल रहा है, कहता है कि मुझे अभी जवाब रिसीव हुआ है कि क्योंकि टंडो मोहम्मद खान और तलहार जो उसकी करीबी सिटी है वहां पे नादरा ऑफिस है, इसलिए मादली में नादरा ऑफिस नहीं बनाई जाएगी। तो पीछे से एक बंदा बोलता है तालियां, वो सब तालियां बजाना शुरू कर दिया। वो सिंधी में उसको बोलता है दुख जड़ी गालियां तालियां। यहां मैं दुख की बात कर रहा हूं कि मुझे जो जवाब मिला है वो फेवरेबल नहीं है। वो हमें ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि टंडो मोहम्मद खान में और तलहार में नादरा ऑफिस है इसलिए मादली में नहीं बनाई जाएगी, तो हम क्या वहां जाएंगे? तो यहां भी बात वो है दुख जड़ी गाला तालियां। एडवर्स वेरिएंस है, आप वहां पे खुशी मनाओ ऐसा मुमकिन है, और फेवरेबल वेरिएंस पे आप तालियां बजा रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि दुख जड़ी गाला। हंसी की बात नहीं है, ये सस्ता खरीदा गया है इस वजह से फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी देखो, उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया यूनिट बनाने पर। यूजेज वेरिएंस देखें, वेस्टेज कितना हो गया, तो सस्ता पड़ गया महंगा। हम ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव चीज फेवरेबल देखी तो तालियां बजाने शुरू हो जाएंगे और एडवर्स देखी तो। आपका काम यही है, फ्लिप द कॉइन, आप थोड़ा दूसरा साइड दिखाओ मुझे। तो इनिशियली तो इस बात का ख्याल करें कि इंटरप्रिटेशन में जो एग्जामिनर आपको चीज दिखा रहा है आपने उसका दूसरा साइड दिखाना है।
अगर बुरा है तो फेयर नफा बोल दो बुरा है, लेकिन मे बी आप इसका ब्राइट साइड बता दें, या ब्राइट साइड है तो आप उसका नेगेटिव साइड बता दें। इंटरप्रिटेशन। हम जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, अपनी रिमार्क्स दे रहे होते हैं और अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को अलग अलग करके बताओ। मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी बंदे के हवाले से पूछूं, यार बंदा कैसा ही है, आप अच्छे तरीके से जानते भी हो उस बंदे को, लेकिन आप मुझसे क्रॉस सवाल ये करेंगे कि आप किस हिसाब से पूछ रहे हैं। आपने उसके साथ कोई बिजनेस डील करनी है, नौकरी पे रखना है, या रिश्तेदारी के हवाले से पूछ रहे हैं। तो एक बंदे की पर्सनल कैपेबिलिटीज पे बात की जा सकती है और एक बंदे की जनरल डीलिंग पे। अगर वो पर्सनल लेवल पे फैली हो बेशक, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल फेयर रहता है, तो आप उस बंदे को 100% रॉन्ग नहीं कह सकते। आप बोलेंगे कि पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे ना, तो रात देर तक बाहर रहता है, घर पे लेट आता है, और मैं कहूँगा मेरा क्या काम, भले ना आए घर पे, मेरा काम उसे बिजनेस डील करने की है, तो वो एरियाज मेरे कंसर्न के नहीं रहेंगे। सेम गोज विद बिजनेस, कि जब हम बिजनेस की बात करेंगे, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे, तो आप उसके एरियाज बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हम एरियाज क्या क्या बनाते हैं। एक, हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रिमार्क्स दे सकते हैं। व्हाट डज प्रॉफिटेबिलिटी मीन? यस, कि कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी के एक्सपेंसेस और अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट या कंपनी का लॉस, मैं इन पे बात कर सकता हूं। और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है लिक्विडिटी। सो प्रॉफिटेबिलिटी का मकसद हम बिजनेस की इनकम एंड एक्सपेंसेस पे बात कर सकते हैं। व्हाट डज लिक्विडिटी मीन? इसको अच्छे से समझना। नहीं, अब इस चीज को सही से समझो। एक होता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, यानी बिजनेस जितने खर्चे कर रहा है और जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्या उसका रेवेन्यू उसके खर्चों से ज्यादा है या नहीं, ये होगी प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा पार्ट आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का आप जब भी जिक्र आप सुनो तो सिंपली ये चीज याद करना कि दिस मेजर्स द एबिलिटी ऑफ, शुक्रिया, आ जाए, एबिलिटी ऑफ अ कंपनी to meet its current liabilities. इस बात पे फोकस करिएगा। हम ये चेक करेंगे कि जब कंपनी के ऊपर करंट ऑब्लिगेशंस ड्यू होंगी, सप्लायर को पेमेंट करने का टाइम आ जाए, स्टाफ को सैलरीज एंड वेजेस पे करने का टाइम आ जाए, ओवरहेड्स पे करने का टाइम आ जाए, क्या कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि वो उसको पे कर सके? वी मेजर द एबिलिटी। अगर आपको लगता है कि हां कंपनी के पास इतना कैश तो होगा कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर जाए, ये बिजनेस चल सकता है, भले लॉस में हो, डजंट मैटर। कोई भी बिजनेस लॉस के ऊपर सदियां सरवाइव कर जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी के बगैर
एक दिन नहीं चल पाएगा, मुश्किल है। इसके बगैर सर्वाइवल चल सकता है, लेकिन इसके बगैर नहीं चल सकता। मिसाल, मैंने लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट अक्रू हो गया है और इंटरेस्ट ड्यू है, बट मेरे पास कैश नहीं है इतना कि मैं इंटरेस्ट पे कर सकूं। अगर मैं इंटरेस्ट पे नहीं करता तो जो बैंक है या जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास लीगल अथॉरिटी है, लीगल राइट है कि वो मेरी कंपनी को कोर्ट में लेके जाएगा, लिक्विडेट करवाएगा और अपने पैसे ले जाएगा। अब लिक्विडेट कैसे करवाएगा? कंपनी को बंद करवाना पड़ेगा, कंपनी के एसेट्स नीलाम करने पड़ेंगे, आर्बिट्रेटर बीच में इन्वॉल्व होगा और अल्टीमेटली वो अपने पैसे ले जाएगा। हालांकि मेरा प्रॉफिट में था बिजनेस, लेकिन कैश नहीं था। मरवाएगा क्या? अगर मैं अपने सप्लायर का इनवॉइस क्लियर नहीं करता और वो मजीद रॉ मटेरियल डिलीवर करने से मना कर देता है, सप्लायर रोक देता है, हाउ डू सर्वाइव? यू कैन नॉट सर्वाइव। लेबर काम करने से बंद कर दे, मना कर दे, भाई सैलरीज दो, हम बोलेंगे आप चलाओ तो पैसे आए। अब कस्टमर को अगर मजीद सामान नहीं दूंगा वो पुराने पैसे नहीं देंगे, आप चलाओ तो, लेकिन लिक्विडिटी पहिया जाम कर देगी। कोविड में बहुत से ऐसे बिजनेसेस भी हमने बंद होते देखे जो शायद हमने जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किए थे। हम कहते हैं यार ये बिजनेस में, इस धंधे में मंदा नहीं, ये तो बहुत कमाता है। स्कूल्स, अब स्कूल्स के पास अगर प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक का बच्चा एडमिटेड है, एनरोल्ड है, जून जुलाई की भी फीस देगा, स्कूल बंद होगा तो भी फीस आएगी। ये अगस्त का पूरा महीना अगर बारिशों की वजह से स्कूल्स नहीं भी खुले, फीस जाएगी। लॉकडाउन में तमाम स्कूल्स अपनी मंथली फीस चार्ज कर रहे थे, एडमैक्स गवर्नमेंट ने कह दिया 20% तक कंसेशन कर दे, लेकिन स्कूल्स बंद हो गए। क्या हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी मारी गई। प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कैसे मारी जाती है? उनका रेवेन्यू तो फिक्स्ड है, जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं उनकी फीस तो अकर हो रही है। वो तो बच्चा जब स्कूल आएगा, वैसे तो उसूलन हर पेरेंट को चालान भी पे करना चाहिए। हमने एडमिन ऑफिस खोले हुए थे कि आप चालान पे कर दें, नहीं भी तो जब स्कूल खुलेंगे तमाम बच्चे आएंगे, बोलेंगे ड्यूज क्लियर करो। बच्चा ऐसे स्कूल छोड़ के भाग तो नहीं सकता, लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पहले ड्यूज क्लियर करवाएंगे, राइट? स्कूल्स बंद हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? कैश रुक गया था भाई। उनका जो रेंट था, अच्छा उल्टा बिजली का बिल कम हो गया, स्टाफ को बहुत सारे स्कूल्स ने सैलरीज 30% 40% कम पे कर दी, लेकिन टीचर्स को क्योंकि ट्रैवलिंग बच रही थी, टीचर्स ने कहा चलो ठीक है नौकरी बच जाए, बड़ी बात है, लॉकडाउन है, लेकिन उनके जो खर्चे हैं वो भी अकर होते रहे और जो रेवेन्यू है वो भी इंकर होता रहा। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो स्कूल लॉस में नहीं गया, अगर पहले ही लॉस में था तो अलग बात है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लॉस में एटलीस्ट नहीं गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पेरेंट्स ने चालान जमा करवाना बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा अब जब स्कूल खुलेंगे देख लेंगे। तो स्कूल्स के पास पैसा आना बंद हो गया। अब जब पैसा आना बंद हो गया तो वो किराया नहीं दे पा रहे, मालिक मकान कह रहा बस खाली करो। टीचर्स को सैलरीज नहीं दे पा रहे, राइट? मुझे याद आता है कि एक बंदा उस टाइम पे सिविक बेच रहा था, तो मैं डील करने चला गया, तो खरीदने गया तो उसने स्कूल में ही मुलाकात की मुझसे, और स्कूल काफ़ी बड़ा था उसका। तो मैं कहा माशाल्लाह आपका स्कूल अच्छा है। बोला अच्छा है लेकिन अभी लॉकडाउन है, अभी हालत ऐसी है मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। मैं ख़रीदना चाह रहा था उससे गाड़ी पैसे के लिए, मुझे किसी ने कहा कि इसको गाड़ी बेच रहा है, मुझे चाहिए थी गाड़ी। तो उससे जब मैंने ऐसे ही बात पूछी, अच्छा उसकी गाड़ी बैंक लीज पे थी। अब क्योंकि उसको लीज पेमेंट्स करनी थी और स्कूल में क्योंकि कैश नहीं आ रहा था, इन्होंने रिजल्ट्स विथहोल्ड कर दिए थे कि हम पैसे दोगे तो रिजल्ट्स देंगे, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि अभी छोड़ो, रिजल्ट्स का भी क्या करेंगे, पता नहीं क्या हो आप। तो बास पेरेंट्स रिजल्ट्स ही नहीं लेने आए अपने बच्चों के, वो स्कूल मैनेजमेंट को अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे थे,
और हालत यूँ आप पहुँची कि स्कूल के खर्चे तो अलग, मालिक के घर के खर्चे भी नहीं चल पा रहे, लीज नहीं दे पा रहा था। किसका मसला है? लिक्विडिटी का। प्रॉफिट के बगैर मुंह दे देंगे। इतने सालों से हमारा मुल्क किस पे चल रहा है? लॉसेस पे। लेकिन जब खतरा लिक्विडिटी पे आके ठहरा ना, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। श्रीलंका के साथ क्या हुआ? डिफॉल्ट कब होता है? डिफॉल्ट लॉस पे नहीं होता, कैश पे होता है कि उनके पास डॉलर्स खत्म हो गया। आखिर में जाके 500 मिलियन डॉलर्स बचे थे शायद श्रीलंका के पास। अब इससे ऑयल इंपोर्ट करें, पेपर इंपोर्ट करें, तो ये कहते हैं बस डॉलर्स दो। अब सेम सिचुएशन आप पाकिस्तान की ठहरी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट को स्किप करके बच गए। अभी फिर आईएमएफ ने भी आश्रय करवा दिए कि भाई 24 तारीख पे 28 तारीख पे रिव्यू कर रहे हैं और हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, पाउंड नीचे आना शुरू हो गया। हमें डॉलर्स चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जो लग्जरी आइटम्स थे अननेसेसरी उन पे बैन लगा दिया था, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आईएमएफ ने फिर खुलवा दिया। बट इशू इसके लिक्विडिटी ज़्यादा डेंजरस है, और लिक्विडिटी का मकसद ये नहीं है कि कैश में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसको समझने के लिए आप क्या बोलेंगे? हम ये मेजर करेंगे कि कंपनी क्या अपनी करंट ऑब्लिगेशंस टाइमली पे कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। मुनासिब। अब जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हम फोकस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी भी कंपनी की रेवेन्यू परफॉर्मेंस पे। अब एक और चीज समझते हैं, जब आपके यहां कोई इंफॉर्मेशन आएगी, हमें यह देखना है कि हम उस इंफॉर्मेशन में कमेंट क्या करें। मसलन मैं अगर आपको यह बताऊं कि मैंने सिविक का 2013 का सनरूफ वाला यूजी वेरिएंट 24 लाख रुपए में बेच दिया, साफ स्क्रैचलेस गाड़ी थी, 24 लाख रुपए में बेच दिया, सही क्या सौदा? सस्ती बेच दी? लाइक पता नहीं सर। बिकॉज अगर आप गाड़ियों में इन होते, आपको पता होता कि वैल्यू क्या चल रही है, तो आप कमेंट कर सकते थे कि सर 24 में सही दे दी, या सर सस्ती दे दी, सर 24 में कौन ले गया आपसे। सो योर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव। अगर आपके पास इसके पैरामीटर्स नहीं है तो आप तो सुन बैठे होंगे, सर मुबारक हो मिठाई, मैं बोलूंगा दुखजड़ी गाला तालियां, सस्ते में बेच दी, मे बी। बट पॉइंट इज कि आप तो नहीं समझ सकते ना कि बात क्या है। किसी भी चीज पे रिमार्क्स देने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास कुछ पैरामीटर्स हो। बचपन में आपको किसी ने शायद एग्जाम्पल दी हो कि भाई ये लाइन है, रिडल टाइप का, ये लाइन है, इसको टच नहीं करना, छोटा करके दिखाओ। इस लाइन को छोटा करके दिखाना है, लेकिन मार्कर से, हाथ से टच नहीं करना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। राइट। हम क्या करते थे, इसके बराबर में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते थे। दैट मीन्स कि वो लाइन कंपैरिजन में छोटी हो गई ना, छोटी। तो मैंने उसके सामने जो पैरामीटर सेट कर दिया वो बड़ा था, तो उसके मुकाबले में जो आपने मुझे टारगेट दिया था वो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। इंटरप्रिटेशन में आप रेवेन्यू को देखते हुए क्या बोलेंगे कि 2022 जून की क्लोजिंग में हमारा इतना रेवेन्यू है, आप बोलेंगे अच्छा ओके मिठाई। यू नीड समथिंग टू कंपेयर दिस अगेंस्ट। ये जो बराबर वाली लाइन है ना, छोटी बड़ी का मसला नहीं है। ये हो सकता है कि हम अपनी पिछले साल के रेवेन्यू से कंपेयर कर सकते हैं। देखते हैं ना कि सुजुकी ने जून में इतनी गाड़ियां बेची थी, जुलाई में इतनी गाड़ियां बिकी, मंथ ऑन मंथ।
पिछले साल जुलाई की सेल्स और इस साल जुलाई की सेल्स, क्योंकि सीजनल इफेक्ट भी होता है, तो हम क्या करते हैं 2021 का जुलाई 2022 का जुलाई लाइक वर्सेस लाइक करते हैं। रेवेन्यू एक कंपनी का 2022 का एक सर्टेन फिगर आपको सवाल में गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर, बट हाउ वुड यू रिएक्ट? नो आइडिया। पहला, अगर मैं आपको पिछले साल का रेवेन्यू दे दूं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में, बात तो कर सकता हूं ना, कुछ अच्छा है बुरा है, ये तभी कर सकता हूं जब पिछले साल का रेवेन्यू आप मुझे देंगे। ऐसा मुमकिन है? कि हम अपने कंपीटिटर्स की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस उठाएं और उसके मुकाबले में रेवेन्यू कैलकुलेट करें। अच्छा, दोनों जरूरी हैं। अगर मैं सिर्फ ये देखता हूं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल मेरा रेवेन्यू कितना है और बढ़ गया है, और आप तारीफों के पुल बांध देते हैं कि माशाल्लाह क्या तो मैनेजमेंट है, बेहतरीन रेवेन्यू देखो कितना ग्रो करवा दिया, तो कोई आपको बोलेगा भाई इन्फ्लेशन है, गाड़ियों की कीमतें 10-10, 12-12 लाख रुपए ऊपर गई हैं, तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना। तो हम कहेंगे हाँ, ये भी तो देखें बाकी लोगों ने कितना कमाया है। हम उसकी कंपैरिजन में अगर इंडस्ट्री का रेवेन्यू लेके आ गए या कंपेटिटर का रेवेन्यू लेके आ गए, बोलेंगे उनका भी तो इतना बड़ा है। फिर हम बोले फिर हमारा तो कम बढ़ा है, उनका तो रेवेन्यू 30% बढ़ गया, हमारा तो 18% बढ़ा है। जिस तरह अभी तमाम कार कंपनीज अपनी प्राइसेस रिड्यूस करें ना, टोयोटा ने किया, फिर सुजुकी ने किया, फिर होंडा ने किया, किया ने मना कर दिया, किया ने नहीं किया। उसने रेशोज बता दिए कि भाई देखो बाकी कंपनीज ने जो अपनी इंक्रीमेंट लगाया था वो इतना फीसद लगाया था, और फिर उन्होंने इतने से डिक्रीज कर दिया, फिर भी उनकी प्राइसेस इतने से इंक्रीज हुई, हमने तो बढ़ाया ही इतना था। बात तो सही कह रहे, जब मैंने इंक्रीज ही इतना नहीं किया तो मैं तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से सही हूं, वहीं खड़ा हूं। वो आगे जाके पीछे आ गए, मैं तो गया ही इतना आगे। इंटरप्रिटेशन, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अगेंस्ट इंडस्ट्री एवरेजेस, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अगेंस्ट बजट्स। हो क्या सकता है कि आपको सवाल में ये तमाम क्राइटेरिया तो नहीं दे सकता, या तो पिछले साल की परफॉर्मेंस देगा और इस साल की परफॉर्मेंस देगा, या तो फिर इंडस्ट्री एवरेज देगा और आपकी परफॉर्मेंस देगा, कंपेटिटर की देगा और आपकी देगा, बजट देगा और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देगा। आप हर बात करते वक्त इस बात का मार्जिन ज़रूर रख सकते हैं कि सिर्फ अगर पिछले साल के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो ये चीज़ ऐसी है, लेकिन ये देखना कि इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है या बाकी कॉम्पिटिटर्स ने कैसा परफॉर्म किया है, हम और बेहतर तौर पे इस पे कमेंट कर सकते हैं। सो आप एग्जामिनर को ये बारहा रिपीट कर सकते हैं कि भाई आई हैव अ लिमिटेशन है, कि मैं बात कर तो रहा हूं लेकिन मेरा एक दायरा है, क्योंकि मेरे पास जो डिटेल्स गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, या सिर्फ इस साल का कॉम्पिटिटर और इस साल का मेरा गिवन है। मिसाल, अब सेल्स रेवेन्यू पे जब हम बात करेंगे तो रेवेन्यू मिक्सचर होता है दो चीजों का, वॉल्यूम सुनो, आप अगर कंपनी के बाहर हो, बिकॉज हम अभी फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी जो इंफॉर्मेशन तमाम लोगों को शेयर करती है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, कंपटीटर की जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, तो उसमें सिक्योरिटी फीचर में ये तो नहीं आ सकता कि शो एवरीवन एक्सेप्ट XYZ लिमिटेड, कि बाकी पूरी दुनिया हमारी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सके लेकिन XYZ लिमिटेड को ना मिल सके। ऐसा वो लॉक नहीं लगा सकते। जब आप अपने वेबसाइट पे डाल दी
तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप उनको कंपेयर कर रहे हैं जो पब्लिक है। मैं उनके अंदर से कोई किसी बंदे से बात करके नहीं बोल रहा कि लीक करते जाओ भाई, जो आपने तमाम लोगों को दिखाई है मैं उसी से देख रहा हूं। अगर मैं कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक करवा के कंपेयर करता तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच आता। मैं वहां तक तो जा ही नहीं रहा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने बाकी दुनिया के साथ आश्कार की हुई है, मैं भी उसके साथ देख रहा हूं। सिंपल, ठीक हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि जो रेवेन्यू में ग्रोथ है क्या वो वॉल्यूम की वजह से? देखो, अगर वॉल्यूम की वजह से तो अच्छी बात है, अगर प्राइस की वजह से है तो मे बी इन्फ्लेशन हो, और इन्फ्लेशन की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ी हैं और वॉल्यूम गिरा है तो ये मे बी सस्टेनेबल नहीं हो। पता कैसे चलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल से। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी। अगर सिर्फ प्राइस बढ़ी है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो कॉस्ट ऑफ सेल को उतने अमाउंट से नहीं बढ़ना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस महंगाई प्राइस पे भी है और कॉस्ट पे भी है। तो हम पिछले साल के जीपी को इस साल की जीपी से कंपेयर करेंगे मार्जिन से, कि क्या हम उसको मेंटेन कर सके हैं या नहीं कर सके हैं, ठीक है, वगैरह। बहरहाल अभी मैं इंटरप्रिटेशन की इतनी गहराई में नहीं चल रहा, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि इसमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल एंड जीपी। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं XYZ लिमिटेड का जीपी ABC लिमिटेड के जीपी से कंपेयर कर रहा हूं, और ऐसा दिखता है कि XYZ का जीपी कम है, ABC का ज्यादा है, और मैं शुरू हो जाता हूं, थर्ड क्लास है, बेकार है, घटिया है। लेकिन कोई बोलेगा भाई वैसा, एक मिनट, आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन देख लें, वो खर्चे जो XYZ कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करता है, ABC उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चार्ज करता है। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आके देखें, सही पता चल जाएगा। अब मेरा इस पे डाउट है, अच्छा अगर मेरी ही पिछले साल की परफॉर्मेंस को अपनी इस साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करता हूं तो ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, आपने अगर क्लासिफिकेशन चेंज की है तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो रेट्रोस्पेक्टिव यानी जो पिछले साल की स्टेटमेंट्स आपको गिवन है उसमें भी क्लासिफिकेशन चेंज करके दिखानी है, तो ये एक्सक्यूज आपका बिकेगा नहीं, राइट? एग्जामिनर विल नॉट बाय दिस। लेकिन अगर आप कंपेटिटर की परफॉर्मेंस को आपकी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी ये बात सेलेबल है। हम इसमें कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि किसके रेशियोज को किससे कंपेयर किया जा रहा है, राइट? तो उसमें एक झोल रखा जा सकता है, एक मार्जिन रखा जा सकता है कि एक कंपनी जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और एक कंपनी जो छोटी कंपनी है, एक कंपनी का अपना बड़ा कैंपस है और एक किराए के कैंपस पे चल रहा है वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ें आप उसमें एक्सक्लूजन्स रख सकते हो। खैर, अभी मैं इस तरफ गहराई में नहीं चल रहा, मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी में हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास कैश की पोजीशन कैसी है, यानी जब उसके ऊपर करंट ऑब्लिगेशंस ड्यू होंगी, पेएबल होंगी, वुड द कंपनी बी इन द पोजीशन टू पे इट ऑफ, राइट? ये मेजर हम कैसे करते हैं? यूजुअली देखा जाता है कि हम अपने करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी के पास, इसमें कोविड इंपैक्ट को इमेजिन नहीं करिएगा, मैं जो ईयर्स यूज कर रहा हूं उसमें मे बी आप प्रैक्टिकली इसमें कोविड का इंपैक्ट लेके आ जाए, डिनायबल नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं उसको इग्नोर करने को कह रहा हूं। जून 30, 2021 कंपनी के पास बैलेंस 12 लाख रुपए का था।
जून 30, 2022 कंपनी के पास बैलेंस 80 लाख रुपए का है। पहले कंपनी के पास कितने थे? 12 लाख रुपए। अब कंपनी के पास कितने हैं? 80 लाख रुपए। कैसा रहा 21-22? जबरदस्त। ये देखना जरूरी है कि आय कहां से, आय कहां से। पहला हम इसमें कैटेगरी बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर बिजनेस ने इस साल रेवेन्यू बहुत अच्छा सेल जनरेट किया है, कॉस्ट पे कंट्रोल किया है, कस्टमर से पैसे रिकवर कर लिए हैं, और अगर अपने डे टू डे एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग मतलब जिनको सुन के कोई सरप्राइज नहीं होगा, रेवेन्यू आता है, स्टाफ को सैलरीज पे की है, हाँ तो करते होता है। इस बार सप्लायर को पेमेंट भी तो किया है, तो क्या करते हैं। लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो भाई करते हैं। अगर आप कोई अनयूजुअल चीज बताएं कि हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो सकता है। हमने कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, हमने आईएमएफ का लोन वापस कर दिया, हम बोले कि भले खसारे में आ गए, भले हमारा सरप्लस डेफिसिट कम हो गया, डेफिसिट बढ़ गया, मसला नहीं है। कितने 200 बिलियन डॉलर वो ना मुंह पे मार रहे थे मुराद से, क्या पता नहीं कितना अमाउंट। तो जिस दिन इमरान खान हुकूमत बनाएगा अगले दिन पैसे लाएगा और आप पे खर्च करेगा और उसके मुंह पे मारेगा। हमने मुंह के मुंह पे मार दिया कि भाई लो अपने पैसे, जाओ यहां से। तो बोलेंगे सही है, गुर्बत में जिंदगी गुजार लेंगे, एक वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन जी अच्छा काम किया, कर्जा उतार दिया, फाइन। कुछ ऐसा किया हो तो बात करो, लेकिन अगर एक डे टू डे एक्टिविटी है, अगर आपने यहां से कैश जनरेट किया है, इस साल हमारी सेल्स बेतहाशा हो गई, खर्चों को हमने बिल्कुल कर्टेल कर दिया, जिसकी वजह से हम 12 से 80 लाख पे पहुंचे हैं, तो सलामी बनती है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डेफिसिट में गई है, इस साल रेवेन्यू कम हुआ है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं, पेमेंट ज्यादा हो गई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डेफिसिट है, आउटफ्लो है, फिर हम बोलेंगे फिर 12 से 80 पे गए कैसे? पता चलता है कि घर के बर्तन बेचे हैं, bear in mind what is investing activity। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने इन्वेस्टर बनना है, ये आपको इमेजिन करने में थोड़ा चैलेंज हो रहा है। आप इन्वेस्टर हो, थोड़ा कैलिबर रखो। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करता हूं या मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे से मुझे रिटर्न मिलता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आप इन्वेस्टर हो, मांगने वाले नहीं बन जाओ, देने वाले हो, अभी आप इन्वेस्टर है। तो अगर हमने कोई प्लांट खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई इंटेंजिबल एसेट, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, कोई ब्रांड खरीद लिया, कोई किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वहां से डिविडेंड आ गया, वहां से इंटरेस्ट आ गया, प्रॉपर्टी से किराया आ गया, आप क्या है? इन्वेस्टर। अगर कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो भी आप क्या है? आप तो इन्वेस्टर है ना। रियलाइज किया भाई, बेशक आपने अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स आपके पास थे वो बेच दिए, किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स आपके पास थे वो बेच दिए या रिडीम हो गए, लेकिन आप किसी और के पैसे थोड़ी हैं, आप ही के पैसे हैं। अगर रियलाइज कर रहे हो तो हर्ज क्या है? दिस इज व्हाट
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपने इस बात को पकड़ के रखना है कि मैं इन्वेस्टर हूं। अब इन्वेस्टमेंट से हर बार पैसा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ भी सकता है। तो अगर हमने कोई इंटेंजिबल एसेट, कोई फाइनेंशियल एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई बायोलॉजिकल एसेट, कोई पीपीई बेची या किराया कमाया, डिविडेंड कमाया, इंटरेस्ट कमाया, ऐसे आ सकते हैं। हम क्या है? इन्वेस्टर। तो अगर ये पता चलता है कि आपने इस साल अपने कोई नॉन करंट एसेट्स बेच दिए, ऑपरेटिंग से मरवाया, डेफिसिट चला गया, लेकिन आपने अपनी पोर्ट बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, मोटरवे बेच दिया, भैंसें बेच दी, वजीर आजम हाउस में पड़ी हुई गाड़ियां बेच दी, घर के बर्तन बेच दिए और कहा कि आगे पैसे। सवाल सीधा है कि घर के बर्तन बेच के कब तक घर चलाओगे? आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अगर अपने प्लांट्स बेच रहे हैं, कमाएंगे किससे? ये साल तो अच्छा दिख जाएगा, लेकिन आप नेट लिक्विडिटी पे ना दो कि यार 12 से 80, वाह सबर, इंटरप्रेट कहां से आए पैसे? अब ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि अगर छोटा बच्चा भी कोई अपनी माँ को आगे 5,000 रुपये दिखाए कि माँ 5,000 रुपये लाया हूं, तो अम्मा बोलेगी यार शाबाश मेरा बेटा। नहीं बोलना चाहिए ना, पूछना चाहिए लाए कहां से, चमाट पड़ेगी एक टाइट, लाए कहां से? हाँ, या तो अल्लाह की जमीन से लाए हो। अगर ये भी बोलते कि फला अंकल ने मुझे खर्ची दी, तो भी कंसर्न होगा ना। एक अंकल डिपेंड करता है कौन है। कैसी माँ बोली हाँ ठीक है, सही नहीं बनोगी। पॉइंट इज कि देयर शुड बी अ कंसर्न। अगर हमने गवर्नमेंट के एसेट्स बिकवा दिए, पीआईए बिकवा दिया, स्टील मिल बिकवा दिया और हम पैसे जनरेट कर रहे हैं, आप अगर प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं अपने इदारों को, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाला कैश है। भाई अगर के आपका बजट सरप्लस में आ गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन बजट खसारे पे खसारा, और पूरा कहां से कर रहे हैं? अपने एसेट्स बेच के, इन्वेस्टमेंट्स बेच के। बजट सर हमेशा डेफिसिट में होता है, 1947 से डेफिसिट में रहा है, कभी भी सरप्लस में नहीं आया। दूसरा मसला ये समझ में आ गया कि हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसा जनरेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पहले मेरे पास करोड़ रुपए थे, अब मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए है, तो 2021 में आपके पास हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन थी, अब नहीं है। अलार्मिंग तो है, गए कहां पैसे? लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया है, राइट, अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि करोड़ रुपए को देख के 5 लाख पे आके बोलो अरे क्या कर दिया, राइट। और अगर 5 लाख से आपने कंपनी को या 12 लाख से कंपनी को उड़ते हुए 80 लाख पे जाते हुए देखा, बोला तालियां, हम फिर बोलेंगे भाई मैं भी दुख जड़ी गाल हो जाए, इतना जल्दी तालियां नहीं हो जाओ, पता तो चले। सही है बात, समझ रहे? तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी, हम क्या बन जाएंगे? अब ये हो गए मांगने वाले, शेयर्स इश्यू किए, अब इन्वेस्टर कोई और है, हम शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे नहीं है किसी कंपनी के, इश्यू कर रहे हैं। अपने शेयर्स खरीदने को, इश्यू करने को बेचना नहीं कहते, हम इश्यू कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। बॉन्ड इश्यू किए, बैंक से लोन लिया, यह है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपकी पोजीशन क्या होगी? इन्वेस्टी। यहां से आपको पैसे मिल भी सकते हैं और इसमें पैसे जा भी सकते हैं, राइट? आप क्या हैं? इन्वेस्टी।
आप पैसे मांग रहे हैं ना किसी से, बैंक से लोन लिया, बॉन्ड इशू किए, डिबेंचर इशू किए, कन्वर्टेबल्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये पता चलेगा बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन से, राइट। जब लोन रीपे करोगे वो आप क्या हो, अगर आपने बैंक से लोन लिया था, जब लोन लिया तो पैसे आए, अब इस साल आपने बैंक को पैसे वापस कर दिए, आप इन्वेस्टर तो नहीं बन गए ना, आप तो इन्वेस्ट ही, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसलिए मैं कह रहा हूं करवट नहीं ले लो, आप एक हाँ उससे सेगमेंट से दूसरे में ना घुस जाओ, आप इन्वेस्ट ही है ना। अगर आपने लोन नोट्स रिडीम कर दिए, बॉन्ड्स रिडीम कर दिए, उनकी मेच्योरिटी आ गई, आपने उनको पेमेंट कर दी, तो आप तो इन्वेस्ट ही है ना, पैसे दे रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे नहीं है, अपने ही बॉन्ड्स को रिडीम कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का रिडीम होना, भाई आपने बॉन्ड इशू किए, बॉन्ड इशू करने का मकसद है कि आपने लोगों से कर्जा लिया, जब कर्जा आपने लिया आपको पैसे मिले, आप तो इन्वेस्ट ही है ना, लोग इन्वेस्ट करें ना, पैसे तो उनके हैं, आपके तो नहीं है, आप इन्वेस्ट ही है। ये हो गया इनफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन कल को जब वो मेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि रिडीमेबल होते हैं ना, अब आपको उनको कहते हो भाई अपने बॉन्ड सरेंडर करो, पैसे ले जाओ, वो बॉन्ड सरेंडर करके पैसे ले जाते हैं, आपने उनको पैसे वापस दे दिए, पैसे दिए नहीं, पैसे वापस किए हैं, उन्हीं के है ना, पैसे तो उन्हीं के हैं, उनको वापस कर रहा हूं मैं, कोई अपने पैसे थोड़ी इन्वेस्ट कर रहा हूं। बट दिस स्टिल रिमेन्स द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस स्टिल रिमेन्स द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने पकड़ना सिर्फ अपनी पोजीशन को है, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। डिविडेंड्स पे करना, भाई ऑर्डिनरी शेयर्स रिडीम तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं उनपे डिविडेंड्स तो दे सकता हूं ना। डिविडेंड्स पता कहां से चलेंगे, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस शुड नॉर्मली बी इक्वल टू द क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर डिफरेंस है तो दैट वुड बी ड्यू टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, क्योंकि डिविडेंड्स हम रिटेन अर्निंग्स से माइनस करते हैं। इसमें एक कंसर्न आता है कि जो फाइनेंस कॉस्ट पे की जाती है, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। क्यों? मैंने किसी से लोन लिया और उस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैंने बॉन्ड इशू किए, लोन लिया और उस लोन पे मैं उनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ठीक नहीं है ना, राइट। तो डिविडेंड्स कहां जाने चाहिए? मिसाल मैंने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, आपने शेयर्स इशू किए, लोगों से पैसे लिए, और उस पर जब आप उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्यों? अगर हम ये देखिए, सब्जेक्टिव चीज है, जजमेंट है, अगर हम ये लॉजिक लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड हर साल पे नहीं करती, इट इज नॉट डे टू डे, इट इज नॉट ऑपरेटिंग, इट इज नॉट रेगुलर, इट इज नॉट यूजुअल, तो हम डिविडेंड को कहां लेके जाते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन इंटरेस्ट पे करना इज समथिंग यूजुअल, इट्स ऑर्डिनरी, इट्स ऑपरेटिंग, इट्स डे टू डे, इट हैपेंस। अगर यूजुअल है तो, अनयूजुअल है तो उसको फाइनेंसिंग में लेके जाते हैं, आ सकता है, हम उसको इन्वेस्टिंग में लेते हैं, किसको, सॉरी फाइनेंसिंग में लेते हैं। डिविडेंड को अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, जनरल कंसर्न समझ में आ गया। सो इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आइए 7 बताए कि इसका क्या करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। हमने ये बात की कि जो खर्चा कंपनी रेगुलरली पे करती रहती है वो ऑपरेटिंग है, और जो पेमेंट कंपनी रेयर करे, कभी कभी करे, तो उसको ऑपरेटिंग नहीं बोलना चाहिए, वो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस की। अगर सवाल ने मुझे नहीं बताया तो नाउ इट इज प्रैक्टिस कि इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेमेंट को शो किया जाता है ऑपरेटिंग में,
और डिविडेंड पेमेंट को शो किया जाता है फाइनेंसिंग। ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम क्या फॉलो करेंगे, जो प्रैक्टिस में होता है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में, डिविडेंड्स फाइनेंस में। अब इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड तो इट्स वेरी स्ट्रेट, उसमें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो तो सेम रहती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहती है वो तो सेम रहती है। फ़र्क सिर्फ आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना होता है, कस्टमर से कितना पैसा मिला, सप्लायर को कितना पैसा दिया, एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा दिया, रेंट कितना पे किया, सीधा सीधा। खैर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट को कैश कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल, सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बिजनेस ने इस साल 55 लाख 5.5 मिलियन 55 लाख का प्रॉफिट किया है, डज इट मीन कि कंपनी के पास 55 लाख रुपए कैश आया होगा? नो। व्हाई? बिकॉज ये जो बनाया गया है प्रॉफिट वो अक्रूवल बेसिस पे बनाया गया है, और कैश तो कैश बेसिस पे होती है। और अकाउंटिंग मैंने कहा मरते मर जाएगा, लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट का दामन नहीं छोड़ेगा, कैश में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इसको इनडायरेक्ट करके इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं कि हमें पैसे कितने मिले हैं। एक सीधा जुमला लिख रहा हूं, इसमें आपने एडजस्ट करनी है तमाम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या लफ्ज लिखे मैंने? एक नॉन कैश और एक नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश का मकसद क्या है कि अगर इसमें कोई ऐसा इनकम, इनफ्लो नहीं बोल सकता, अगर आपके प्रॉफिट के अंदर कोई ऐसी इनकम या कोई ऐसा एक्सपेंस शामिल है जो कि नॉन कैश है, जिसकी पैसों की लेन देन नहीं हुई है, उसको हम यहां से एडजस्ट कर देंगे। जब भी हम नॉन कैश का नाम लेते हैं तो डेप्रिसिएशन सामने आती है, अमोर्टाइजेशन सामने आती है, अलाउंसेस सामने आते हैं, वो कैश हो सकता है। फेयर वैल्यू चेंजेस, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपके पास और उसकी फेयर वैल्यू बढ़ी है तो फायदा कहां दिखाया होगा? प्रॉफिट लॉस में। फेयर वैल्यू बढ़ना पैसे नहीं है। और अगर आपके पास कोई एफईटीपीएल फाइनेंशियल एसेट्स हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स खरीदे हैं, फाइनेंशियल एसेट है जो आपका एसेट है, किसी और का इक्विटी या लायबिलिटी है, एफईटीपीएल पे रखा हुआ है, उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, प्रॉफिट में दिखा दिया, लेकिन पैसे मिले नहीं। लाइकवाइज IAS 16 के PPE, IAS 38 के इंटेंजिबल एसेट्स, IAS 40, IAS 41, IFRS 9 में अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो अगर फेयर वैल्यू लॉसेस दिखाए हैं, लॉसेस की वजह से हमारे प्रॉफिट में से तो माइनस हुआ होगा, लेकिन पैसे गए तो नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं नॉन कैश। अब ये लिस्ट बनाऊं, उससे बेहतर है कि आप इसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग समझ जाए। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस, नॉन कैश। फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट की जब हम बात करें तो उसमें दो टर्म्स आते हैं। एक आता है इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट चार्ज्ड, और एक आता है इंटरेस्ट पेड। व्हाट कॉमनली हैपेंस के एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट, एक होता है कूपन इंटरेस्ट।
इफेक्टिव वो होता है जो आप चार्ज करते हो, और पे कौन सा करते हो, जो कूपन होता है, राइट। तो ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज्ड है, जो इंटरेस्ट चार्ज्ड है, चार्ज्ड इफेक्ट, वो आप इसमें ऐड बैक कर देते हो, और माइनस कौन सा करेंगे, जो इंटरेस्ट पेड है, पेड मतलब कूपन वाला। सही हो गया। दूसरा मैंने लिखा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग का मकसद ये कैश तो हो सकते हैं लेकिन इनकी जगह ये नहीं है। मसलन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेंट मिल गया, रेंट मिला है, मैंने उसको प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया रेंटल इनकम, नॉन कैश है? नहीं, पैसे मिले हैं ना आपको, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। वापस सुनो, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, हाँ भरम वाली बात कर रहा हूं, शेयर्स खरीद रहे हैं, इशू नहीं कर रहे, अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वहां से मुझे डिविडेंड्स मिले हैं, तो डिविडेंड को मैंने प्रॉफिट लॉस में से डिविडेंड इनकम दिखा दिया। डिविडेंड मिले हैं बाकायदा, कैश है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो जो इंटरेस्ट इनकम है, मिला है बाकायदा, प्रॉफिट लॉस में मैंने उसको इनकम दिखाया है, वो कैश तो है लेकिन ठिकाना उसका ये नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इसको हम यहां से उठा के कहां ले जाएंगे, इन्वेस्टिंग। तो इनकम है अगर, तो यहां से माइनस करेंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इसको प्लस कर देंगे, राइट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब हम प्रोविजंस वगैरह चार्ज करते हैं, अलाउंसेस दिखाते हैं, वो जो अलाउंसेस हैं या जो प्रोविजंस हैं उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आता है, वो भी नॉन कैश है, क्योंकि एक अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट है, नॉट श्योर कि कितना देना है, कब देना है नहीं देना, लेकिन फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम उसको एज एन आउटफ्लो, एज एन एक्सपेंस दिखा देते हैं, और अगर प्रोविजन डिक्रीज होता है तो हम उसको इनकम भी दिखा देते हैं, लेकिन वो नॉन कैश है। तो दो चीज़ें हमने खास देखी, कोई भी चीज़ जो नॉन कैश होगी और कोई भी चीज़ जो नॉन ऑपरेटिंग होगी। फिर आता है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। हम प्रॉफिट लॉस में सिर्फ वो गेन या लॉस दिखाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड नेट बुक वैल्यू। अगर एक एसेट 8 लाख की कैरिंग वैल्यू वाला था, उसको हमने 9.5 लाख में बेच दिया, 950,000 में बेच दिया, तो 150,000 का गेन ऑन डिस्पोजल दिखा। पहली बात तो नॉन करंट एसेट बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, और दूसरी बात आपको 1.5 लाख थोड़ी मिले हैं, आपको पैसे तो 950 मिले हैं ना, तो ये दोनों आ गए, ये नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। भाई आपने एसेट कितने में बेचा, 9.5 लाख का, आपको पैसे कितने मिले, 9.5 लाख, और एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 8 लाख। आपने यहां पे गेन ऑन डिस्पोजल कितना दिखाया होगा, 1.5 लाख। आपको 1.5 लाख मिले हैं क्या, आपको तो 9.5 लाख मिले हैं, पैसे तो आपको 9.5 मिले हैं ना, तो 1.5 लाख नॉन कैश है, 1.5 लाख नहीं मिले। चले अब मैं दूसरे साइड पे आता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि ये भी कैश फॉर्म में मिले हैं, आपने 8 लाख मेरे नीचे कर दिए, उड़ा दिए, 8 लाख भी तो मिले हैं ना मुझे, उसमें से सिर्फ 1.5 दिखा रहे हो, बाकी 8 नहीं दिखा रहे, तो 1.5 कैश तो नहीं हुआ ना फिर। चले दूसरी मिसाल, 8 लाख वाला एसेट में 7.5 में बेच दूं, 50,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या मतलब, एसेट भी दिया है, 50,000 भी दिए है। अब ये नॉन कैश कैसे है, वो 1.5 लाख कैश है, तो वो भी नॉन कैश ही है। मैं अलाउ कर रहा हूं ना, आपने माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और चीजों को अपनी जगह पे दिखाओ। मैंने कहा कि नॉन करंट एसेट को बेचना, बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर, यू आर एन इन्वेस्टर, मैंने अगर अपना एसेट बेचा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। पहली बात तो ये अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखना चाहिए, तो यहां से उसको निकालो
और यहां लेके आओ। दूसरी बात, 1.5 लाख थोड़ी मिले हैं, मुझे तो 9.5 मिले हैं। 50 दिए थोड़ी हैं, मुझे तो 7.5 मिले हैं। 8 के पैसे अभी दिए हैं। जो 8 लाख एसेट की नेटबुक वैल्यू है वो इस साल आपने दिए हैं पैसे, वो तो आपने पता नहीं कितने साल पहले एसेट खरीदा होगा। ये तो डेप्रिशिएट होता 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 8 लाख पे पहुंचा। अब 8 लाख वाला एसेट में 7.5 में बेच रहा हूं, आपको पैसे कितने मिले? हाँ, अगर आप मुझे ये बात करें कि 8 लाख भी इसी साल दिए और 7.5 भी इसी साल मिले, तो मैं मान लूं कि 50,000 का आउटफ्लो है। लेकिन वो 8 लाख तो पता नहीं, और 8 लाख नहीं दिए होंगे, जब तो हमने कोई करोड़ सवा दिए होंगे, पता नहीं कितने का एसेट हमने खरीदा होगा। ये तो डेप्रिशिएट होता 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 8 लाख पे पहुंचा है, जिसमें से 7.5 जो आपको मिले हैं वो कैश है, लेकिन जो आपने दिया है वो कैश नहीं दिया, आपने तो एसेट दिया है। तो जो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट होता है, उसको हम यहां से हटा देंगे। वजह कि वो कैश भी नहीं और वो ऑपरेटिंग भी नहीं। राइट, जो भी पैसे आपको मिले हैं वो पूरे के पूरे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। राइट, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? आप इन्वेस्टर हैं तो कोई भी एसेट, ये आपको पता चलेगा बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट से। ये आपको कहां से पता चलेगा? नॉन करंट एसेट से। अगर आपके पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स में इजाफा हुआ है तो वो कहां दिखेगा? इन्वेस्टिंग। कमी हुई है और डेप्रिसिएशन की वजह से हुई तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एसेट्स बेचे हैं तो इन्वेस्टिंग में आएगा। रिवैल्यू किया हुआ तो पैसे नहीं मिले। अगर हमने एसेट को रिवैल्यू किया तो आपको पैसे नहीं मिले, तो कैश फ्लो में वो आएगा ही नहीं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले हैं, पैसे मिले हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स एक होते हैं इनकम रिलेटेड, एक होते हैं कैपिटल ग्रांट्स। कैपिटल ग्रांट आपको जितना मिला है, ना कि वो जो आपने प्रॉफिट लॉस में दिखाया है। याद करो, प्रॉफिट लॉस में हम कैपिटल ग्रांट का सिर्फ वो पार्ट दिखाते हैं, बाकी को हम अनअर्न्ड इनकम दिखाते हैं, डेफर्ड इनकम दिखाते हैं। राइट, जो पैसे आपको इस साल मिले हैं वो पूरे के पूरे कैपिटल ग्रांट वाले आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाओगे। क्योंकि क्यों मिले हैं? कैपिटल ग्रांट है मतलब इन्वेस्टिंग की वजह से। लेकिन अगर मिला था पिछले साल, उससे भी पिछले साल, हमने इस साल सिर्फ प्रॉफिट लॉस में दिखाया है, तो आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस से रिवर्स करोगे उसको। लेकिन पैसा आया इस साल नहीं है। और अगर इनकम रिलेटेड ग्रांट है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। जो मिला है इनकम रिलेटेड ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट, हाँ, जो रियलाइज हुआ है इस साल वो यहां से हटा देंगे, और जो एक्चुअली अमाउंट आपको मिला है वो पूरा का पूरा अमाउंट, वो तो आप बैलेंस शीट में दिखा चुके हो ना, इसमें तो नहीं दिखाया। क्योंकि आप शुरू कहां से कर रहे हो? आप शुरू कर रहे हो प्रॉफिट लॉस से। तो अगर आपको मिसाल ग्रांट मिला है 40 लाख रुपए का, 2 साल पहले मिला है, तो इस साल आपको 40 लाख नहीं मिले, और आपने उस 40 लाख का कुछ अमाउंट, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 12 लाख रुपए इस साल आपने प्रॉफिट में दिखा दिए, यहां से हटा दो। हाँ, प्रॉफिट से हटा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट में तो 12 लाख की इनकम दिख रही है, लेकिन 12 लाख आपको इस साल तो नहीं मिले, आपको तो 40 लाख मिले थे 2 साल पहले। कहीं नहीं आएगा, वो तो 2 साल पुरानी बात है। इस साल मिले 40 लाख रुपए। अगर इस साल 40 लाख मिले हैं तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाओगे पूरे के पूरे 40 लाख रुपए। हाँ, वो यहां से हटा देंगे बस। वो लाइबिलिटी में दिखेंगे ना, वो लाइबिलिटी में, वो मैं इस साल कैश में नहीं दिखा सकता, वो 2 साल पहले कैश फ्लो में दिखाया होगा मैंने, जब मिले होंगे। अभी हम सिर्फ पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कैपिटल ग्रांट होगा तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इन्वेस्टी हैं, शेयर्स इशू करना, बॉन्ड्स इशू करना, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना, बैंक लोन रीपे करना, शेयर्स रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स रिडीम करना, डिविडेंड्स देना, ये सब चीजें कहां दिखेंगी? फाइनेंसिंग। वहां हम इन्वेस्टी हैं। लास्ट में हम एक टर्म यूज करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश की तो अपनी एक डेफिनेशन है, आखिरी मिलेगा इसका, सही चाबी आखिर में लगती है। अच्छा, कैश की तो अपनी एक डेफिनेशन है, नोट्स एंड कॉइन्स, इसका एक कोलेटरल होता है। मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम क्रिप्टो करेंसी को कैश नहीं कह सकते क्योंकि वो कैश की डेफिनेशन नहीं मीट कर रहा है। तो करेंसी बेशक, लेकिन कैश की IAS 32 में अपनी एक डेफिनेशन है। वैसे तो हम समझते हैं बस कायदे से छपा हुआ मतलब कैश है, लेकिन कैश की अपनी एक डेफिनेशन है। एक है कैश इक्विवेलेंट। व्हाट डज कैश इक्विवेलेंट मीन? कैश इक्विवेलेंट मतलब जिसको हम विदाउट रिस्क और फ्लक्चुएशंस कैश में कन्वर्ट करवा सके। और इसका जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है नॉर्मली वो 90 डेज लिखा हुआ है कि जिसको 90 दिनों के अंदर अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके। तो कोई शॉर्ट टर्म टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, नोट्स पेएबल हो सकते हैं, जिसको आप विदाउट एनी रिस्क से, मेरा मकसद है, देखो अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को भी तो कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है ना, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपके पास शेयर्स हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में जब बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, लेकिन उसमें भी फ्लक्चुएशन होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रेजरी बिल्स हैं, 90 डेज के कमर्शियल पेपर्स हैं, जिनको आप 90 डेज के अंदर अंदर विदाउट एनी रिस्क कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स होगी कि उतने ही पैसे मिलेंगे। हाँ, फेस हो या कोई एक फिक्स्ड वैल्यू हो। जिस तरह हम गवर्नमेंट के टी बिल्स खरीदते हैं ना, ट्रेजरी बिल्स, तो ट्रेजरी बिल्स की ड्यूरेशन 90 डेज की होती है और 90 डेज के बाद वो कितनी कैश में कन्वर्ट होंगे वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्चुअली मेंशन्ड होता है। तो उनको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे, उसको हम कहां पे दिखाएंगे? कैश इक्विवेलेंट में, राइट। इसका एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं। बेयर इन माइंड F7 के अंदर इसका CRQ के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें पूरा का पूरा पता चल जाए। जब बात आती है इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने कैश फ्लो करके नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक को मैंने बताया है एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपसे कहा जाए कि ये कैश फ्लो है, ये आपने बना दिया 10-12 मार्क्स का, और उस पर कमेंट्री मांगी, आपसे बनवाएगा नहीं, F7 के FR के अंदर नहीं बनवाया, F7 में बनवाता था, FR में नहीं बनवाएगा। तो हमें बेसिकली इस बात के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, हम बात कर सकें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आना या जाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आना या जाना, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आना या जाना। आप उसमें कमेंट्री करेंगे कि कंपनी की जो ओवरऑल पोजीशन है वो तो 12 से 80 पे गई है, या करोड़ से 20 पे आई है, या करोड़ से 5 पे आई है, या आपने बता दिया फर्स्ट बात। फिर आप उसकी जाएंगे गहराई में कि ये जो इतना इजाफा हुआ है पैसों में, या जो कमी हुई है, उसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन है, और क्या वो कंट्रीब्यूटर काबिल तारीफ है या मुजम्मत है। क्या मैं उसकी तारीफ करूंगा या मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। तो अगर हमने ये देख लिया कि कंपनी की पैसे की पोजीशन बेहतर हुई है, लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नॉन करेंट एसेट का बेचना है, या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नए लोन नोट्स इशू करना है, बैंक से लोन लेना है, नए शेयर्स इशू करना है, तो मैं बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पैसों की बेहतरी ऑपरेशन से नहीं हुई है, इन्वेस्टिंग से हुई है या फाइनेंसिंग से हुई है। और अगर कैश की पोजीशन बुरी हुई है, लेकिन वजह नॉन करंट एसेट का खरीदना है, हमने नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, तो हम तारीफ करेंगे कि ठीक है, कैश में लिक्विडिटी में प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म अप्रोच देखी होगी। ऐसे हालात में डिविडेंड्स देना जस्टिफाइबल है या नहीं है कि कंपनी के पास वैसे ही कैश का प्रॉब्लम चल रहा है और कंपनी डिविडेंड्स दे रही है, तो डिविडेंड्स को होल्ड किया जा सकता था ना। हम इसमें मल्टीपल चीजों में बात करेंगे कि शेयर होल्डर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं।
कि अगर हमने एक बयानिया लिया कि रिजीम चेंज हुई है और बैरूनी साजिश है या इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, वी नीड टू सी कि क्या मेरा आइडिया बिक रहा है, नहीं बिका, हमारा शेयर होल्डर पब्लिक हमारे लिए क्या व्यू रखती है। अगर ऐसे बुरे हालात हैं, कंपनी लॉसेस में भी है, लिक्विडिटी का मसला भी है, लेकिन फिर भी मैंने राइट्स इशू किया और सब्सक्राइब हो गया, इसका मकसद शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस कायम है, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मजीद शेयर्स अगर खरीदने हो तो इतने में खरीद लो। अगर लोग नहीं इंटरेस्ट शो करते, फेल हो जाता है मेरा राइट्स इशू, तो इसका मकसद शेयर होल्डर डर गए। लेकिन अगर ऐसे हालात में भी मेरा राइट सब्सक्राइब हो जाए, यानी मेरा बयानिया अभी भी जिंदा है, शेयर होल्डर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके पीछे इंटरप्रिटेशन की कहानी होती है। जब आप इवन इंटरप्रिटेशन करेंगे तो लिक्विडिटी की जब हम बात करेंगे तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि कैश आने या जाने का रास्ता कौन सा है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। किंगडम, a public limited company, its draft summarized financial statements for the year ended 30th September 2013 and 2012 comparatives are as follows. कैश फ्लोज के लिए ये लाजिम है कि प्रॉफिट लॉस मुझे 1 साल का चाहिए कम से कम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मुझे 2 सालों की चाहिए कम से कम। प्रॉफिट लॉस 2 सालों की मुझे ना दो भले, लेकिन बैलेंस शीट, मिसाल से जो 2012 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बताई है, इसको मैं अगर नहीं भी देखता तो चलेगा, मुझे सिर्फ 2013 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में 2 चीज़ें आप देख सकते हैं, एक रेंटल्स रिसीव्ड है और एक फेयर वैल्यू चेंजेस है। फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, याद रखिएगा नॉन करंट एसेट्स की मूवमेंट से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पता चलेगा। नॉन करंट एसेट की मूवमेंट से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पता चलेगा, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पता चलेगा। प्रॉफिट लॉस से ऑपरेटिंग का, इसमें देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 25,200 थी, अब 26,700 हो गई है, बढ़ गई है। हालांकि डेप्रिशिएट होकर कम होनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ गई है। हमें कैश फ्लो अच्छे से मैनेज करने के लिए ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर तय करना है, यानी ये 25,200 26,700 पे कैसे पहुंचे, इसमें क्या क्या डेबिट हुआ और क्या क्या क्रेडिट हुआ, हमें सब पता होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 5,000 थी, 4,100 पे आ गई हैं, कम हो गई हैं। ऊपर इनकम स्टेटमेंट में देखें हमारी फेयर वैल्यू चेंजेस क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, 700 से गिरी है, वो तो फाइनेंस कॉस्ट है। अगर 5,000 में से हम 700 माइनस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, जबकि है कितनी, अभी बैलेंस नहीं हुआ। और ये भी हमें पता है कि जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे होती है तो डेप्रिशिएट तो नहीं होती, नहीं तो हम ये 200 रुपये डेप्रिशिएशन के खाते लगा देते, लेकिन डेप्रिशिएट तो होती ही नहीं है। तो क्या हुआ है हमें देखना पड़ेगा। कैश फ्लो में एक सिलसिला लास्ट समझ लें कि जब हम प्रॉफिट फॉर द ईयर उठाते हैं, आप 1000 चीजें ठीक कर दें, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रॉफिट लॉस की जड़ ही गलत है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शुरू कहां से होता है, रेवेन्यू से, या रेवेन्यू कैश है। उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में एक आती है इन्वेंट्री, एक आती है परचेजेस। क्या परचेजेस कैश है? और अगर पिछले साल की इन्वेंट्री में इस साल बेचूं तो पैसे तो इस साल मिलेंगे, लेकिन सप्लायर को पेमेंट तो मैंने पिछले साल की होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की पेमेंट तो मैंने इस साल की होगी, लेकिन इन्वेंट्री तो अगले साल बिकेगी। तो 3 चीजें होती हैं। एक रेवेन्यू, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स। अगर हमारे रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं
यानी पिछले साल की जो उधार थी वो तो पैसे फंसे, उल्टा मजीद पैसे फंस गए। दैट मीन्स कि इस साल जो आपने रेवेन्यू किया है कलेक्शन उससे कम की है, जब तो रिसीवेबल बढ़ गया। अगर रिसीवेबल डिक्रीज हो जाता है तो यानी आपने सेल से ज्यादा कलेक्शंस की हैं। हम देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स। फिर हम देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं यानी इस साल आपने मजीद खरीदी है जो बिकेंगी अगले साल, हम उसको आउटफ्लो दिखा देते हैं। अगर इन्वेंट्रीज डिक्रीज हुई हैं तो यानी पिछले साल की खरीदी हुई इन्वेंट्री को इस साल बेचा गया है, हम इसको इनफ्लो दिखा देंगे। एंड देन कम्स पेएबल्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन पेएबल्स। अगर आपके पेएबल्स बढ़ गए हैं तो यानी परचेजेस से कम पेमेंट्स की गई हैं इस साल, और अगर पेएबल डिक्रीज हुए हैं तो यानी परचेजेस से ज्यादा पेमेंट्स कर दी हैं। ठीक है, इन्वेंट्री 3100 से 2300 पे आई है, कम हो गई या बढ़ गई? रिसीवेबल्स 3400 से 3000 पे आ गए हैं, कम हो गए। बैंक 300 का था, 0 हो गया, कहीं ओडी तो नहीं हो गया? देखो ओवरड्राफ्ट में तो नहीं चला गया करंट लायबिलिटीज में 200 का। इस साल आपका कैश आउटफ्लो कितना हुआ है? 500। जो 300 था वो तो गया, उल्टा 200 के उधारी में आ गए, उल्टा 200 के बीडी ओवरड्राफ्ट में आ गए। जो 300 मेरे पास थे 3 लाख वो तो गए, उल्टा 2 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर, तो मेरा आउटफ्लो कितना हो गया? 5 लाख। यानी इस साल जो हमारे कैश फ्लो का जवाब आएगा स्टेटमेंट का वो 5 लाख आउटफ्लो आएगा। अब ये 5 लाख का आउटफ्लो रोने जैसा है या हंसने जैसा है? बज़ाहिर तो आउटफ्लो है, रोना चाहिए हमें, लेकिन सिचुएशन का पता यहां से चलेगा कि सपोर्ट आपको किसने किया है और डुबोया आपको किसने है। मे बी ये कहानी इससे और गई गुजरी हो सकती थी, लेकिन आपने अपने नॉन करंट एसेट्स बेच दिए हो, क्या पता। ये कहानी इससे और गई गुजरी हो सकती थी, लेकिन भला हो कि आपने शेयर्स इश्यू कर दिए, बॉन्ड इश्यू कर दिए, लोन नोट इश्यू कर दिए, बैंक से लोन ले लिया, कि बचत हो गई हो। या बोल सकते हैं कि कहानी इतनी बुरी नहीं है क्योंकि हमने नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं, क्योंकि हमने लोन्स रीपे किए हैं, क्योंकि हमने डिविडेंड्स दिए हैं, राइट। तो ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमें असल सही करवट ऊंट को बिठाएगा, पता चलेगा कि सही हुआ या गलत हुआ है। तो हमारी कमेंट्री जनरल होगी। हम सिर्फ 5 लाख का नेगेटिव देख के चूड़ियां तोड़ना शुरू नहीं कर देंगे कि हाय लाख क्या हो गया। बी केयरफुल, देखो तो सही हुआ क्या है। इक्विटी शेयर्स में देखिए इजाफा है, 15,000 से 17,200 पे आ गए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, यानी या तो बोनस इश्यू हुआ होगा, या राइट इश्यू हुआ होगा, या फुल प्राइस इश्यू हुआ होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व डिक्रीज हुआ है, कितने से? 1300। ऊपर देखें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना दिख रहा है? 1300। यानी आपके पीपीई में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, फिर भी आपकी पीपीई बढ़ रही है। सही कह रहा हूं? एक तो डेप्रिशिएट हुई होगी पीपीई, और दूसरा डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई है, फिर भी क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से ज्यादा है। कुछ समझे दया? मजीद खरीदी होगी। अगर हमने पीपीई खरीदी है और जिसकी वजह से हमारी लिक्विडिटी डाउन हो गई, तो अच्छी बात हो सकती है अगर आप संभाल जाओ मसले को। अगर ये एसेट आपको जल्दी कैश देना शुरू कर देंगे तो ऐसी इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है। अच्छा, एसेट्स आपने खरीदे हैं जिसको आपने पार्टली सपोर्ट किया है शेयर इश्यू करके, क्योंकि शेयर्स के पैसे भी आए हैं, उसके बावजूद भी आप डेफिसिट में है। रिटेन अर्निंग्स 8,700 से 7,700 पे आ गए हैं। 8,700 में प्रॉफिट कितना हुआ इस साल? 1,800। 8,700 में 1,800 प्लस करो। आपके पास रिटेनिंग्स 10,500 की होनी चाहिए थी, माइनस है कितने की? 7,700। कितना हुआ? 2,800। यानी आपने 2,800 के डिविडेंड्स दिए हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड इक्वल टू द क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स बैलेंस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मकसद आपने डिविडेंड्स पे आउट किए हैं।
अब ये सोचने वाली बात है कि वहाँ शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो मजीद शेयर इशू करके, और उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहे हो डिविडेंड्स के नाम पे, फायदा? कमेंट करेंगे इस पे। उसके बाद 12% लोन नोट्स हैं। नॉन करंट लायबिलिटी पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है, यानी हमने नॉन करंट लायबिलिटीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ट्रेड पेएबल्स बड़े हैं। अक्रूड फाइनेंस कॉस्ट, तो हम फाइनेंस कॉस्ट का टी शेप बनाएंगे, बीडी बैलेंस, फाइनेंस कॉस्ट चार्ज फॉर दी है, सीडी बैलेंस डिफरेंस आएगा कि हमने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया। बैंक पहले निल था, अब 200 का ओडी हो गया। करंट टैक्स पेएबल 1800 का टैक्स, 1850 का पेएबल था, 500 का, इसका भी हम टी शेप बनाएंगे और पता चलेगा कि हमारा टैक्स इस साल कितना पे हुआ है। एक होता है टैक्स चार्ज्ड, एक होता है टैक्स पेड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। ऑन 1 जुलाई 2013 Kingdom acquired a new investment property at a cost of 1.4 million. On this date, it also transferred one of its other investment properties to property, plant and equipment at its fair value of 1.6 million dollars. क्या किया है? एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ऑनर ऑक्यूपाइड बना दिया। पहले आपने उसको रखा था फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम, अब आपने उसको क्या कर दिया? पीपीई में डाल दिया। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करके पीपीई को डेबिट कर देंगे। तो पीपीई के बढ़ने का एक वजह तो समझ में आ गई कि हमने कोई पैसे देके नया एसेट्स खरीदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालकर पीपीई को बढ़ा दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। As it become owner occupied property and that date, Kingdom adopts the fair value model for investment properties. Kingdom also has a policy of revaluing its other properties, including property, plant and equipment, to market value at the end of each year. Other comprehensive income and the revaluation reserve both relate to these properties. जो 1300 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन दिखा था वो पीपीई की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से है। Depreciation of property, plant and equipment during the year was $1.5 million, and item of plant with a carrying amount of 2.3 was sold for $1.8 million during September 2013. Carrying value कितनी थी? बेचा कितने में है? गेन या लॉस? 5 लाख का लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कंपनी का नाम क्या है? किंगडम। Statement of cash flows, for year end 30th September 2013। ओके, क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो इसमें हमने रखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शुरुआत हमने की प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इस बात को सिर्फ समझा देता हूं, F7 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई स्टैंडर्ड की तरफ से मिस्टेक है, यानी ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है इसमें कोई गलती की गई है, मिसाल के तौर पे कोई बोरोइंग कॉस्ट थी उसको एक्सपेंस आउट कर दिया गया है, और हम कहेंगे नहीं बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट थोड़ी करना है, उसको तो कैपिटलाइज करना है, तो उसको फाइनेंस कॉस्ट से निकाल के एसेट में डेबिट कर देते हैं। किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया गया है, किसी कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया गया है, वो कोई भी दुरुस्त की जो करेक्शन है वो यहाँ पे नहीं होगी, वो पहले आप ठीक करोगे फिर यहाँ पे आओगे। बिकॉज जब हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो हम गलतियां दुरुस्त करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम सिर्फ अक्रूवल को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को अलग अलग कर रहे हैं। F7 में एज आई सेड ये आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई गलती की गई है प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर, आपको नीचे नोट में बता दिया गया है, तो उसको यहां पे आके ठीक नहीं करना। मिसाल आपने लिख दिया
कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन, और उसको आपने यहाँ पे प्लस कर दिया और पीपी में जाके डेबिट कर दिया, क्योंकि यहाँ से चार्ज था, वो यहाँ पे नहीं करना, पहले उसको ठीक करना फिर कैश फ्लो को शुरू करना। अच्छा, प्रॉफिट आपने मुझे कितना बताया? 2400 बिफोर टैक्स। पहला हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी फाइनेंस कॉस्ट। कितनी चार्ज है? ये बन जाएगा पिबिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक हो गया। अब जो जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं हम उनको एडजस्ट करते हैं। सरफेरस रहती है डेप्रिसिएशन, नोट में बताया था इसने, आखिरी नोट में शायद, कि हमने इस साल डेप्रेशन कितनी चार्ज की है जो कि इसमें से डिडक्टेड होगी। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसके अलावा उसी पैरा में ये बता रहा है कि एक प्लांट था जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 23 लाख, उसको बेचा गया था 18 लाख में, तो आपको 5 लाख का लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा, वो भी आप दिखा चुके होंगे। हम ऐड कर देंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट 5 लाख। इसको हम क्यों रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी, क्योंकि एसेट को बेचना ऑपरेटिंग नहीं है और 5 लाख दिए नहीं है, 18 लाख ही सही लेकिन मिले हैं, तो हम उसको यहां से उठा के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा देंगे। ओके, अब हम पीपीई का एक बार शेप बना के देख लेते हैं। टी शेप दो बना लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, एक पीपीई का, क्योंकि हमारे पास दो ही एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस कितना है? ओपनिंग 26,000, 25,200। आपको क्या क्या मूवमेंट्स पता है पीपीई की? डेप्रिसिएशन, इस साल आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है? क्रेडिट कर दिया यहां से। दूसरा, आपने नॉन करेंट एसेट बेचा है, कितने का था? यहां से कितने का निकलेगा? 2.3, ना कि जितने में बिका है, यहां से जाएगा जितने का वो था, राइट। यहां से कैरिंग वैल्यू माइनस करेंगे। डिस्पोजल कितनी? 2. और क्या पता है? रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 1300। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी आ जाते हैं क्योंकि दोनों कनेक्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। इसका आपको क्या क्या पता है? वैल्यू गिरी है, ओके। ये डेप्रिशिएट होता ही नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है। एक आपने देखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठा के पीपीई में भेजा है, कितना? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट किया 1 और पीपीई को डेबिट किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसके पैसों की लेन देन नहीं हुई होगी। हाँ, हमने एक एसेट एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह मार दिया। फिर इसने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी भी है, कितनी? 1.4। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सीडी बैलेंस कितना है? 41।
4100। ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में देखें आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गालिबन गिरी भी है। प्रॉफिट लॉस में जाए, फेयर वैल्यू लॉस है ना, कितने से गिरी है? 700। ये मुझे पता है। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया? अकाउंट क्लोज। उसको आगे बढ़ाते हैं। इसका सीडी बैलेंस कितना है? 26,000। क्रेडिट कितना बन रहा है? 31,800। और डेबिट कितना है? डिफरेंस कितना है? इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर एज न्यू एक्विजिशन। कितने खरीदे हैं? ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि टी शेप में एक डिफरेंस आ रहा है और डेबिट पे है, राइट? तो हमने कुछ नए पीपीई खरीदे हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। मजीद देखिए, प्रॉफिट लॉस में कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग चीज है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो रेंट रिसीव्ड है, कितना है? वो इसमें एडिड है। क्या पैसे नहीं मिले क्या? पैसे तो मिले हैं, लेकिन रेंट मिलना इज नॉन ऑपरेटिंग। ये यहां से निकलेगा और इन्वेस्टिंग में जाएगा। दूसरा फेयर वैल्यू लॉस है। नुकसान है तो मैं क्या कर दूंगा? इसमें ऐड कर दूंगा। और जो पीपीई का लॉस हुआ है 1300, वो इस प्रॉफिट में से डिडक्टेड नहीं है, क्योंकि वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में है। इसका मकसद कि पहले वो प्रॉपर्टी अपवर्ड रिवैल्यूड थी, अब वो डाउनवर्ड रिवैल्यू हुई है, और उसका नुकसान प्रॉफिट लॉस की तरफ नहीं आया। ठीक है? और कोई ऐसी चीज जो प्रॉफिट लॉस में हो? ठीक है। अब हम रखते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल्स का क्या सीन है? बढ़े हैं गिरे हैं? डिक्रीज इन रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स का डिक्रीज होने का क्या मकसद है? कि हमारे जो पैसे मिले हैं वो सेल से ज्यादा मिले हैं। जो इस साल की सेल थी वो तो मिली, जो पिछले साल की थी वो भी इस साल मिली है। कितना डिफरेंस है? ये 400 का इनफ्लो आ गया। इन्वेंट्री का क्या सीन है? रेंट रिसीव्ड हमने, क्योंकि इनकम दिखाई है ना आपने उसको प्लस किया हुआ है तो मैंने माइनस करके हटा दिया। मजीद प्लस कर दो डबल हो जाता। इन्वेंट्री कितने से डिक्रीज हुई है? मतलब कि जो पिछले साल खरीदी गई थी वो इस साल बेची गई है, लेकिन पेमेंट तो इस साल नहीं की होगी, पेमेंट तो हम पिछले साल कर चुके होंगे। फिर आते हैं पेएबल्स पे। पेएबल बढ़े हैं गिरे हैं? 300। और पेएबल का मकसद बढ़ने का कि हमने उसके मजीद पैसे फंसाए हैं, हमने परचेज से पेमेंट कम की है। इन सबको टोटल करेंगे। इन्वेंट्री देखें, इंक्रीज है डिक्रीज है? नहीं, सब डिक्रीज है ना। इसका मकसद कि वो इन्वेंट्री जो पिछले साल खरीदी गई थी, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है और क्लोजिंग कम है। इसका मकसद कि खरीदी गई थी पिछले साल, बेची गई है इस साल, तो पैसे इस साल मिले होंगे।
पैसे दिए कब होंगे सप्लायर को? जब हमने खरीदी होगी। और हमें कब मिले होंगे? जब हमने बेची होगी। तो अगर पेमेंट की गई थी पिछले साल और बेची गई है इस साल, तो ये फायदा है ना। टोटल 6850 पॉजिटिव। अब इसमें से हम माइनस करेंगे। अच्छा, ये आ गया कैश जनरेटेड इंक्रीज, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है ना, 3100 तो 2300 आई है ना। नहीं नहीं, ये उल्टा लिखता है हमेशा, 12 इधर लिखेगा 13 इधर लिखेगा। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये हमारी साइकी है, लेकिन वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखेगा। आप देखो ना 12 से 13 में देखो ना, 2012 वुड बी ओपनिंग, 13 वुड बी क्लोजिंग। ये अक्सर ऐसे स्टेटमेंट ऐसे ही बनाता है उल्टी। मिल गए, हाँ। अच्छा, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, लेस करते हैं टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। टैक्स पेड आप ब्रैकेट्स में करना चाहे तो कर सकते थे, लेकिन चले हम अकाउंट बना लेते हैं, टैक्स अकाउंट। आपके ऊपर टैक्स पेएबल कितना था? बीडी। लायबिलिटी है 1700। मजीद इस साल चार्ज कितना हुआ है ऊपर जो प्रॉफिट लॉस में है? 600। तो हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी है? और साल के आखिर में लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी का सीडी बैलेंस कितना है? जी, सीडी बैलेंस, लायबिलिटी का सीडी बैलेंस आपने 2300 देने थे, कितना? $1850 है। और इस साल चार्ज कितना हुआ है? 600। तो ये कितना हो गया? 2450। और सीडी बैलेंस कितना है? वो सही है, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 1950। व्हाट इज दिस? दिस इज टैक्स। टैक्स चार्ज वो जो इस साल हमने प्रॉफिट लॉस में भेजा होता है, जिसमें प्रोविजन, अंडर ओवर प्रोविजन और डेफर्ड टैक्स शामिल होता है। ये वो होता है जो हमने इस साल प्रॉफिट लॉस में भेजा है, लेकिन हम उसी साल टैक्स पे करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। पे मे बी हम नेक्स्ट ईयर करते हो। टैक्स पेड नहीं आता, प्रोविजन आता है। पेड इज कैश। नहीं, गलत है। आप उसको टैक्स चार्ज लिख सकते हो, टैक्स एक्सपेंस लिख सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनती है, कैश बेसिस पे नहीं बनती। तो प्रॉफिट लॉस में कभी भी हम उस टैक्स को एक्सपेंस नहीं मान सकते जो हमने दिया है, हम उसको एक्सपेंस मानेंगे जो चार्ज हुआ है। हाँ, अच्छा, इसी तरीके से इंटरेस्ट देख ले। इंटरेस्ट आपके पास पेएबल कितना था? अक्रूड 50। इस साल कितना चार्ज हुआ इंटरेस्ट? 600। अब आपके ऊपर ड्यू है 650 माइनस साल के आखिर में कितना पेएबल है? 100। तो आपने कितना इंटरेस्ट दे दिया? 550। 650 में से 100 बच गया, तो 550 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। मुनासिब? ओके, ये आ गया हमारा। इसको तीनों को टोटल करें। इसमें वैसे आ सकता था रेवेन्यू ग्रांट। अगर रेवेन्यू ग्रांट है
तो हम यहाँ पे प्लस कर सकते थे अगर इस साल मिला है तो। इनफ्लो है तो हम इसको लिखेंगे कैश जनरेटेड। अगर माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे यूज्ड। ठीक है, कैश जनरेटेड या कैश यूज्ड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वी आर इन्वेस्टर्स। हमें ये पूरा का पूरा नॉन करेंट एसेट की मूवमेंट से पता चलेगा। आप पहले यहां पे देखें कि कोई ऐसा कैश तो नहीं था जो नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से आपने माइनस किया हो। राइट, एक हो गया लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी जब आपने नॉन करेंट एसेट बेचा होगा तो आपको कितने पैसे मिले होंगे? 1800 में बेचा है, क्या गया 1800। राइट, दूसरा रेंट रिसीव्ड, जो कैश तो था लेकिन नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से हमने उसको ऑपरेटिंग से हटा के इन्वेस्टिंग में दिखाया। कितना रेंट आपको मिला है? 350। वहां से माइनस किया था, यहां आके प्लस कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब हम इसमें देखते हैं क्या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची। जो बेची थी वो तो हम दिखा चुके हैं। खरीदी कितनी है? सो न्यू एक्विजिशन ऑफ पीपीई 5000। खरीदे हैं तो पैसे दिए होंगे, आउटफ्लो। इसमें देखें कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, न्यू एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी? ये भी पैसे क्या है? कहीं से इंटरेस्ट मिला हो, कहीं से डिविडेंड मिला हो। सो वी कैन ऑब्जर्व वी हैव गॉट नो फाइनेंशियल एसेट्स। ये हमने बताया थे ना सवाल में देखो, शुरू ऐसे करता कि न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी 1.4 मिलियन की। क्वेश्चन में बताई हुई है, क्योंकि पैसे दिए हैं ना। जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो पैसे दिए होंगे ना। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, इन्वेस्ट किया है फर्दर, ऑफ कोर्स पैसे जाएंगे ना। आप सिर्फ इसको देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी भी खरीदी और पैसे भी मिले? अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना। बस दैट्स इट। नहीं, मिसाल रेंट मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, वहां से इंटरेस्ट मिला, तो बॉन्ड खरीदना और उस पर इंटरेस्ट हासिल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना और उस पर डिविडेंड मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो वैसे तो हम उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, क्योंकि हमारी इनकम है। वहां आप गलत नहीं हो, इसको 2400 में आपने दिखाया, गलत नहीं है। लेकिन जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो हम कैटेगरी प्रॉपर कर रहे हैं, जो जिसका है उसको वहां पे रखेंगे। तो जो इन्वेस्टिंग का होगा उसको इन्वेस्टिंग में दिखाया जाएगा। तो ऑपरेटिंग से हटा के हमने उसको इन्वेस्टिंग में दिखा दिया। कितना बन रही है? कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपकी पोजीशन क्या होगी? इन्वेस्टी होने के नाते आप अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पे रखेंगे
इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के साथ क्या मूवमेंट हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले शेयर कैपिटल को देखें। शेयर कैपिटल 15,000 से 17,200 का हो गया है। अगर कि ये बोनस होता तो क्रेडिट शेयर कैपिटल होता, डेबिट क्या होता? जब हम बोनस इशू करते हैं तो पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। तो क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल, डेबिट क्या करते हैं? अपने शेयर्स को एसेट में ना डालो भाई। अगर हम पैसों में शेयर्स इशू करते हैं तो डेबिट करते हैं कैश, क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अगर हम राइट्स इशू करते हैं तो भी पैसे मिलते हैं, डेबिट करते हैं कैश, क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अगर हम फ्री में शेयर्स इशू करते हैं स्क्रिप या बोनस, तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहे हैं, क्रेडिट तो शेयर कैपिटल होगा, डेबिट क्या होगा? शेयर प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं है तो किसी और रिजर्व को आप यूज करते हैं। इस केस में आपका रिजर्व रिटेन रिवैल्यूएशन सरप्लस माइनस में है। क्या इसको शेयर कैपिटल के अगेंस्ट यूज किया गया है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है? ये तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का अंदिया ना होता, इंडिकेशन ना होती, तो हम ये अज्यूम कर सकते थे कि हमने बोनस इशू किया है और रिजर्व यूज किया है सरप्लस के। खैर, इस केस में हमने न्यू शेयर इशू किए हैं। कैश फ्लो में दिखाते वक्त शेयर कैपिटल को और प्रीमियम को अलग अलग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझे? कैश फ्लो में दिखाते वक्त शेयर कैपिटल और प्रीमियम को, पार और प्रीमियम को अलग अलग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिला के दिखा सकते हो। अभी तो प्रीमियम है ही नहीं। बहरहाल कैपिटल में कितना इजाफा है? 2200 इनफ्लो, क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए हैं ना। इशू करेंगे तो मजीद पैसे मिलेंगे। इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हमारा बैलेंस्ड है पहले से ही। रिटेन अर्निंग्स का बीडी बैलेंस कितना है? 8,000। फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 1800 लेस डिविडेंड्स पेड, पता नहीं कितने हैं, और सीडी बैलेंस कितना है? 7,700। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी है? हाँ, 2800। माइनस करते हैं डिविडेंड्स पेड। और कोई मूवमेंट लायबिलिटीज के साथ कोई सीन हुआ है? नो, 5 के 5 है। फाइनेंसिंग का पता सिर्फ और सिर्फ इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी से चलेगा। कितना हुआ? अब हम करते हैं तीनों को टोटल, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। ये तो हमने पहले ही बता दिया था, यही आंसर आएगा। राइट, 300 के सरप्लस से जब हम 500 के डेफिसिट में गए थे तो हम तो पहले ही पता चल गया था कि 500 का डेफिसिट आएगा। अब हम रखेंगे फायदा सिर्फ मार्क्स है। ब्रॉट डाउन बैलेंस फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इसको आप सी एन सी ई लिख सकते हैं। कितना ओपनिंग बैलेंस था? 300 का। 300 था, 500 चले गए, बाकी कितने रहेंगे? सो दिस इज अ क्लोजिंग सी एन सी ई। No, no.